हेलो स्टूडेंट्स। अब हम देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन। अब हमें क्या देखना है कि जो कंसंट्रेशन का है कंडक्टिविटी के साथ क्या वेरिएशन आता है, मतलब कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन में वेरिएशन लाते हैं वैसे वैसे कंडक्टिविटी में क्या चेंजेस आता है। हमने अभी तक क्या देखा था कि हमने अभी तक कंसंट्रेशन को कैसे डिटरमाइन करें, हमने उसकी कंडक्टिविटी कैसे डिटरमाइन करें, हम उसके उसकी जो आपने कंडक्टेंस देखा कंसंट्रेशन के। अब हमें उसके साथ वेरिएशंस देखना है। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन में वेरिएशन लाएंगे तो उसके साथ कंडक्टिविटी में कैसे वेरिएशन आता है। तो सबसे पहले वेरिएशन कैसे है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के साथ। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ कैसे चेंज हो सकती है। कंडक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस रेफरेंस टू द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम सिर्फ कंसिडर किसको करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब को। और जब हम इंक्रीज इन डाइल्यूशन, जब हम उसका डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब से हमने लास्ट लेक्चर में 9 सेंटीमीटर क्यूब तक लेके गए थे, तो हमने उसका डाइल्यूशन इंक्रीज करा था। तो उसके साथ क्या हुआ था, उसमें जो उसका कंडक्टिविटी थी वो डिक्रीज हो गई थी। द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो आयंस जो थे वो डिक्रीज हो गए थे सब्सिक्वेंटली, मतलब इन रेफरेंस टू द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो उसमें क्या हुआ कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आल्सो डिक्रीज, तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई थी डाइल्यूशन इंक्रीज होने के साथ साथ। अब दूसरा इंपॉर्टेंट वेरिएशन क्या है हमारे लिए, वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी, जो मोल से कंडक्टिविटी होती है। अब उसके साथ कंसंट्रेशन में क्या चेंज आता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन, लेट एग्जामिन अस ये है आपका मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं तो इस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम एक टेबल देख रहे हैं, उससे हमें उसका वेरिएशन पता चलेगा। अब देखिए इसमें कि एक टेबल दे रखी है कंसंट्रेशन की, और कुछ आपके मोलर सब्सटेंसेस दे रखे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों दे रखे हैं। तो ये है आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये है आपके दो वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये है आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये भी स्ट्रॉन्ग में ही आएगा आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है, इसमें भी H रिलीज हो जाता है आसानी से। तो आप कंसंट्रेशन देख रहे हैं, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है, हमारा जो मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। सिंपली आप देख सकते हैं। तो अब हम इसकी टेबल की स्टडी करें तो जो आपका है मोलर कंडक्टेंस, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज लाइक HCl NaCl इज लार्जर देन दोज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर द सेम कंसंट्रेशन। हम देख रहे हैं कि सेम कंसंट्रेशन के ऊपर आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप टेबल को कंपेयर करिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जैसे अगर हम फिक्स करते हैं जैसे कि 0.1 मोलर, तो आपका जो HCl है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा है, और आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टेंस कम है। तो हमें इस टेबल से ये पता चल रहा है। अगला पॉइंट हमें क्या पता चल रहा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली इंक्रीज विद द डाइल्यूशन। हम ये भी देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जा रही है। वैल्यू सभी में बढ़ती जा रही है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, वैल्यूज इंक्रीज कर रही है। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका रिलेटिव इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ molar conductance of a strong electrolyte is quite smaller as compared to that weak electrolyte। तो जो रिलेटिव इंक्रीज है, मतलब जैसे जैसे इसके अंदर रिलेटिव इंक्रीज आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज क्वाइट स्मॉल, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है, जितना वेरिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा जितना वेरिएशन आपको एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपकी ये तीनों पॉइंट क्लियर होते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल देख रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एंड द कंसंट्रेशन फॉर KCl। अब KCl के लिए हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका एक स्ट्रेट कर्व आ रहा है, और अगर हम देख रहे हैं आपका CH3COOH का, तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका ग्राफ इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके दोनों ग्राफ भी। अब आगे हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या देखने को मिल रहा है हमें। तो पहला पॉइंट है आपका द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड। तो हमें पता है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, मतलब कि उसके जो आयन है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन एट ऑल कंसंट्रेशन। कैसा भी कंसंट्रेशन हो वो डिसोशिएट हो जाते हैं। हेंस द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस आर जनरली हायर
इवन द हाई कंसंट्रेशन, उसका हायर कंसंट्रेशन भी हो या लो कंसंट्रेशन भी हो, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज जनरली हो ही जाता है। हाउएवर इन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डेंसिटी ऑफ आयन इज क्वाइट हाई, हमें पता है जब उसका आयंस का डिसोशिएट हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा ही होगी, विच रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंटर आयनिक इंटरेक्शन, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक इंटर आयनिक इंटरेक्शन होगा। दिस इंटर आयनिक इंटरेक्शन इफेक्टिवली रिड्यूस द स्पीड ऑफ आयन, जब एक दोनों आयंस डिवाइड हो जाएंगे तो उनके बीच में एक इंटर आयनिक इंटरेक्शन होगा, तो उसकी वजह से उनकी स्पीड के अंदर जो आयंस मूव कर रहे हैं उस कंसंट्रेशन के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर, उसकी स्पीड पे भी वो डिपेंड करेगा, उसकी स्पीड को रिड्यूस कर देगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेटिव, अब क्या होगा कि लोअर वैल्यू ऑफ ईएम, मतलब आपका जो मोलर कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम आएगी हायर कंसंट्रेशन पे। व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड द आयंस मूव अपार्ट, जब हम उसको डाइल्यूट करेंगे तो आयंस मूव करने लगेंगे, मतलब कि अगर हम कंसंट्रेशन कम रखते हैं तो आपके जो आयन डिसोशिएट होंगे उनके बीच में इंटर आयनिक इंटरेक्शन होगा, तो उसका जो मोलर कंडक्टेंस आएगा वो कम होगा। क्यों कम होगा, कि जब इंटर आयनिक इंटरेक्शन होगा तो वो दोनों आयंस एक दूसरे को मूव करने नहीं देंगे, जब दोनों आयंस मूव नहीं करेंगे तो उसके अंदर कंडक्टेंस नहीं हो पाएगी, तो हम क्या करेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करने की वजह से उसका कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि उनके आयंस अब दूर दूर रहेंगे, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाएंगे तो उनके आयंस दूर होते चले जाएंगे, अब उनके बीच का इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम हो जाएगा, आयनिक इंटरेक्शन कम होने की वजह से अब कंडक्टेंस अच्छे से हो पाएगी। तो जैसे जैसे हम इसका डाइल्यूशन करते जाते हैं, मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाते हैं, तो उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, एट हाई डाइल्यूशन, जब हम उसका डाइल्यूशन बहुत ज्यादा करते हैं, कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो, मतलब कि हमने इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया कि अब उसका कंसंट्रेशन कितना कर दिया है, जीरो उसका डाइल्यूशन कर दिया है, मतलब कि जीरो कंसंट्रेशन कर दिया है इतना ज्यादा डाइल्यूशन करके। अब क्या होता है, द मोलर कंडक्टिविटी अटेंड द डेफिनेट वैल्यू एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब कि क्या हुआ कि हमने उसको इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया कि उसकी जो वैल्यू थी अब वो फिक्स हो चुकी है, मतलब अब इसके आगे वो डाइल्यूट नहीं होगा, उसके ज्यादा उससे ज्यादा उसको कंसंट्रेशन कम नहीं होगा, और वो कितना हो गया, जीरो हो चुका है, मतलब कंसंट्रेशन की वैल्यू जीरो हो चुकी है। तो हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, हम उसको डिनोटेड इस साइन से या फिर इस साइन से करते हैं, इन दोनों का नाम क्या रहेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट the value of limiting molar conductivity is determined by the graph of exploding if the zero concentration, तो ग्राफ बिल्कुल स्टीपर होगा, बिल्कुल नीचे चला जाएगा और एक जीरो पॉइंट पे, जीरो कंसंट्रेशन पे जाके उसकी एक वैल्यू फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, मैथमेटिकली रिलेशन बिटवीन molar conductance and limiting molar conductance. The strong electrolyte was developed by Debye, Huckel and Onsager. इनने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे एक मैथमेटिकली रिलेशनशिप डिपेंड की है, मतलब डेवलप की है, वो क्या नाम दिया उन्होंने, डीबे, हकल, ओजेंगर इक्वेशन, उन्होंने अपने ही नाम पे एक इक्वेशन नाम दे दी, और उसको मैथमेटिकली क्या रिप्रेजेंट किया, जो आपका मोलर कंडक्टेंस है, मतलब किसी भी पॉइंट पे जो मोलर कंडक्टेंस आएगी वो लिमिटिंग या मतलब जो इन्फिनाइट पोजीशन पे है, जिसको हमने इन्फिनाइटली डाइल्यूट कर दिया है, उसमें से माइनस कर देंगे a c की पावर 1/2। अब यहाँ पे इसको तो पता है हमें मोलर कंडक्टिविटी है, ये भी हमें पता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। a क्या है, a आपका कांस्टेंट है जो कि वेलोसिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये हो गया आपका मैथमेटिकली रिलेशनशिप बिटवीन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ओके, अब हम देख रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है पॉइंट्स, पहला पॉइंट है दे हैव लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो हमें पता है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट आसानी से नहीं होता है, उसके आयंस आपस में इतने अच्छे से बॉन्ड होते हैं कि जब उसे हम डाइल्यूट करते हैं या फिर आयोनाइज करते हैं तो वो इतनी आसानी से डिसोशिएट नहीं होते हैं, तो हमें पता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन उनकी कम होती है, हेंस दे हैव लो वैल्यू ऑफ ईएम, तो उनका जो मोलर कंडक्टेंस आएगा वो भी कम आएगा एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ही वीक इलेक्ट्रोलाइट से कंपेयर करेंगे, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो मोलर कंडक्टेंस है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कम ही आएगा एज डाइल्यूशन इंक्रीज। अब हम इसमें भी डाइल्यूशन कराते हैं तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट आल्सो इंक्रीजेस। अब चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, जब हम उसका डाइल्यूशन कराएंगे तो उसकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होगी। अभी हमने जो टेबल देखी थी उसमें यही देख रहे थे कि स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो उसकी मोलर कंडक्टेंस तो इंक्रीज होगी डाइल्यूशन के साथ साथ। अब क्या होगा, और वो क्यों होगी, क्योंकि उसमें आयंस बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे। एज रिजल्ट ईएम आपका मोलर कंडक्टेंस जो है
ऑल्सो इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, तो हमारा जो मोलर कंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि उसके आयंस इंक्रीज हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो, जब कंसंट्रेशन जीरो पे ले जाएंगे, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी जीरो तक ले गए थे, अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी जीरो तक ले जा रहे हैं। द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अप्रोच यूनिट, जो कि कहां तक पहुंचेगी? द इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट अंडरगो कंप्लीट आयोनाइजेशन। अब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी हमने इतना डाइल्यूट कर दिया जहां पे उसकी कंसंट्रेशन हमने जीरो कर दी, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी अपने आप को कंप्लीटली डिसोसिएट कर देगा। डिसोसिएट करने के बाद क्या होगा? दिस कॉजेज अ स्टीप राइज इन द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस के अंदर एक स्टीप राइज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टार्टिंग में तो डिसोशिएट नहीं हो रहा था क्योंकि कंसंट्रेशन हमने कम रखा था, पर अब हम कंसंट्रेशन को और कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, हमने जीरो कंसंट्रेशन कर दिया, तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी डिसोशिएट होना पड़ेगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होगा तो उससे क्या होगा? एक स्टीपर वैल्यू आएगी इसके अंदर, मोलर कंडक्टेंस के अंदर। ठीक है, अब उसको हम कर देंगे इनफाइनाइट डाइल्यूट, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो वाई एक्सिस से पैरेलल मिलेगा। वाई एक्सिस से पैरेलल कैसे मिलेगा? अभी हमने उसका ग्राफ देखा था। तो जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे आते हैं, पर एक जीरो वैल्यू पे आते से ही उसके अंदर एक स्टीपर चेंज आ जाता है और उसकी वैल्यू वाई एक्सिस के इक्वल हो जाती है। ओके, तो जीरो कंसंट्रेशन पे हम इसका एक फिक्स वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि ये ग्राफ के साथ एक स्टीपर लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम इसकी जीरो कंसंट्रेशन पे वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। तो हम इसके अंदर जो हमारा पिछले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने एक लो देखा था, वो लो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लगा नहीं सकते। तो इसके लिए एक दूसरा लो लगता है, उसका नाम क्या है? कोलरोश लो। तो अब हम उस इंपॉर्टेंट लो को देखते हैं। क्या है हमारा कोलरोश लो? अब इसमें क्या है? वी हैव स्टडी प्रीवियसली द मोलर कंडक्टिविटी। अभी हमने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा। इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज विद द डाइल्यूशन टिल द लिमिटिंग वैल्यू। अभी हमने देखा कि जब तक हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंचते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट होते चले जाते हैं। ऑब्टेन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हमें एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये दोनों चीजें जाके मिलती हैं, मतलब कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ओके, इन दिस लिमिट, अब हमें इस लिमिट को और कैलकुलेट करना है। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस यू दो बिहेविंग एसेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब क्या? जब दोनों आयन उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं, तो जब वो डिसोशिएट हो गए तो अब वो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन के अंदर। अब उन दोनों के बीच में आपस में कोई भी कनेक्शन प्रेजेंट नहीं है, अब वो दोनों इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है। देयरफॉर व्हेन कोलरोश परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, जब कोलरोश ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एग्जामिन करने के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू को, तो फॉर नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जब उन्हें बहुत सारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का एक सॉल्यूशन क्रिएट करा और उस पर एग्जामिनेशन करा, तो उन्हें क्या देखने को मिला? विद द सेम नेगेटिव आयन, जब उन्हें नेगेटिव आयन को सेम कर दिया, दोनों कंसंट्रेशन में अगर उन्हें नेगेटिव आयन को सेम कर दिया, बट डिफर ओनली इन द पॉजिटिव आयन, जब उन्हें पॉजिटिव आयन की वैल्यू चेंज करती रही, तो उनको जो वैल्यू मिली किसकी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की, वो थी कांस्टेंट, मतलब फिक्स आ रही थी। जब भी वो एक आयंस के अंदर ऐसा करके देख रहे थे, जब उनने नेगेटिव आयन को फिक्स कर दिया और पॉजिटिव आयन को चेंज करते रहे, तो उनको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही थी। तो एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने ये लिया मोलर कंडक्टेंस KCl और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस NaCl। अब इसमें क्या करा हमने? KCl आपका पॉजिटिव है, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब हमने क्या करा? पॉजिटिव आयन को चेंज करा और नेगेटिव आयन को फिक्स कर दिया। सेम ऐसे ही हमने इधर करा, KBr में K पॉजिटिव, Br नेगेटिव, और NaBr में Na पॉजिटिव और Br माइनस। अब यहाँ पे हमने क्या करा? नेगेटिव आयन को फिर फिक्स कर दिया। इसमें भी K पॉजिटिव, NO3 माइनस, Na प्लस और NO3 माइनस। यहाँ पे फिर से हमने नेगेटिव आयन को फिक्स कर दिया। K प्लस I माइनस, Na प्लस I माइनस, यहाँ पे फिर से हमने नेगेटिव आयन को फिक्स कर दिया। जब हम सिर्फ पॉजिटिव आयन के अंदर चेंजेस लाते हैं, तब हमें सिर्फ एक फिक्स वैल्यू देखने को मिलती है, जो कि क्या है? 23.41 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमें सिर्फ एक फिक्स वैल्यू देखने को मिलती है, यही इसका कोलरोश लो है। अब इसी के आगे हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। पर हमने जब उसका सिमिलरली, जब हमने कैटायंस कॉमन करके देखे, जब हमने नेगेटिव आयंस को कॉमन करा, तो हमें जो डिफरेंस देखने को मिला वो भी कांस्टेंट ही मिला। अब वो कैसे मिला? जब हमने देखा KCl और KNO3, तो हमने फिर से K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और K पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। तो हमने इस बार क्या करा? पॉजिटिव आयन को फिक्स कर दिया और नेगेटिव आयन को हमने चेंज किया।
तो भी हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देखने को मिली। अब इसमें भी देखिए Na फिक्स कर दिया और नेगेटिव आयन Cl माइनस और NO3 माइनस को जब हमने चेंज करा तो भी हमें फिक्स क्वांटिटी देखने को मिली, एक फिक्स वैल्यू देखने को मिली। वो क्या थी? 4.86 स्ट्रेंथ सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमें पता है कि जब मोल इनवर्स रहता है तो हम उसकी जगह ओम की जगह मो कर देते हैं, ठीक है। तो ये एस वहीं पे मो कहला रहा है, ठीक है। तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू ही देखने को मिली 4.86। तो दोनों टाइम हमने जो कोलरोच लॉ से ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जब हम आयंस को फिक्स कर देते हैं, या तो हम केटायन फिक्स करें या एनायन फिक्स करें, तो हमें दो कांस्टेंट वैल्यू देखने को मिलती है। जब हम नेगेटिव आयन को फिक्स करते हैं तो 23.41 और जब हम पॉजिटिव आयन फिक्स करते हैं तो 4.86, ठीक है। ये हो गया आपका कोलरोच लॉ। अब हमें क्या देखना है इसमें, अब इस लॉ ने हमें क्या बताया? दिस लॉ स्टेट दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सिंपल बात हो रही है कि कोलरोच लॉ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही बात कर रहा है। व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट, मतलब कि कंप्लीटली डिसोसिएशन हो चुका है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका है, तो आप कोई भी आयंस कंबाइन मिलेगा नहीं, सब डिसोसिएट हो जाएंगे। ईच आयन मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन, हर एक आयन एक अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस देने के लिए ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन विथ इट इज एसोसिएटेड। मतलब कि NaCl एग्जांपल लें, तो जब NaCl इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डिवाइड हो चुका है तो अब इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि NaCl के साथ था, Br के साथ था, किसी के भी साथ हो, अब वो एक इंडिपेंडेंटली काम करेगा और क्या करेगा? मोलर कंडक्टेंस में अपना इस्तेमाल करेगा, मोलर कंडक्टेंस में अपनी भागीदारी देगा, कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज देखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इसी के साथ हमने एक और बात समझी कि जब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात हो रही है, द सम ऑफ मोलर आयनिक कंपाउंड, मतलब जब हम सिर्फ आयंस को सम करें ऑफ इंडिविजुअल आयंस, मतलब किसी एक आयंस के सभी आयंस को अगर हम सम कर दें, मतलब जोड़ दें, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ आयन सच प्रेजेंट, मतलब जितने आयन वो प्रेजेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें इन वन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो हम उसको मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं? 8। ये हमारा मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, तो हम सिंपली प्लस आयंस को अलग प्लस कर लेंगे और माइनस आयन को अलग, और तो हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। और यही सेम उसी का डिफरेंट वे ऑफ रिटर्न है, ओके। अब हम क्या देख रहे हैं, जब हमने पॉजिटिव आयन को V प्लस और नेगेटिव आयन को V माइनस करके रिप्रेजेंट करा, तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, NaCl में हम Na को अलग प्लस कर लेंगे और Cl को अलग माइनस कर लेंगे, तो हमें उसकी मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगी। मोलर कंडक्टेंस ऑफ BCl2, Ba को अलग कर लेंगे और Cl2 कितने हैं? 2 हैं, तो 2 into Cl। अगर AlCl3 है तो Al एक ही है और Cl हमारे पास 3 है, सिंपली जितने हैं उतने आयंस को मल्टीप्लाई कर देंगे और उन दोनों का सम कर देंगे, तो सिंपली हमें मोलर कंडक्टेंस देखने को मिल जाएगी। और जनरली हमें कैसे लिखना है? Ax और By, ओके। सिंपली Ax कितना टाइम है जितने उसमें आयंस प्रेजेंट है, और Bv वैसे ही Y जितने हैं उतने आयंस उसमें प्रेजेंट है, ओके। तो ये हो गई इसकी लॉ, ठीक है। तो कोलरोच लॉ सिंपली हमें यही समझा रहा था। आगे देखते हैं इसकी एप्लीकेशन ऑफ कोलरोच लॉ, मतलब कि अब इस कोलरोच लॉ से हमें क्या यूज करना है। सबसे पहले समझते हैं हमारी पहली एप्लीकेशन क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब हम मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकाल रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, कैसे निकालेंगे? मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द ग्राफ। अब हमें पता है कि जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की निकाली थी तो हमें एक लॉ मिल गया था, जिससे हमें एक, क्योंकि लॉ इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, क्योंकि एक वैल्यू फिक्स हो जाती है जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो वाई एक्सिस के साथ बढ़ती चली जाती है। तो वाई एक्सिस के साथ बढ़ती चली जाती है, इसलिए हमें एक और अनदर लॉ का यूज करना पड़ा, जो कि क्या था? हमारा कोलरोच लॉ। अब उस लॉ ने हमें क्या बताया? मेथड लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज द ग्राफ प्लॉट बिटवीन द मोलर कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन बिकम पैरेलल टू द वाई एक्सिस। हमें पता है कि वाई एक्सिस के साथ वो पैरेलल हो जाती है ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट में, सो इट इज नॉट बी एक्सप्लॉइटेड एज गेट, ये वैल्यू हमें डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। So the value of molar conductance of weak electrolyte at infinite dilution can be determined by the कोलरोच लॉ। तो हमें सिंपली पता है कि पहली एप्लीकेशन क्या होगी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डिटरमाइन करना। तो ये इसकी हो गई पहली एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है? आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जब हमें पता होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक CH3COONA HCl NaCl। अब हमने क्या करा कि इसको एक केमिकल रिएक्शन में डाल दिया और उसके जो केमिकल रिएक्शन के दूसरे कंपोनेंट्स मिले उसकी वो जो निकले वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे। अब उनकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम सिंपली पता कर सकते हैं, उनके कैलकुलेशन से हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी पता कर सकते हैं। कैसे? CH3COOH में जब हमने NaCl के साथ रिएक्शन कराई तो हमें जो देखने को मिलेगा वो क्या होगा, HCl प्लस CH3COONA। तो हमें एक ये रिएक्शन देखने को मिलती है। तो हमने क्या पता करना है, हमें ये पता है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और हम इसकी मोलर कंडक्टेंस पता नहीं कर सकते इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, पर ये है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये भी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इनकी पता कर लें तो हम सिंपली कैलकुलेशन से इसकी भी पता कर सकते हैं। वो कैसे कि सिंपली हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू इधर ले जानी है, इसकी जो वैल्यू आएगी प्लस दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो सिंपली जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी CH3COOH निकलेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस डिटरमाइन करने के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माइनस जो क्योंकि ये इस रिएक्शन में इस साइड था, ये रिएक्टेंट साइड था, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देना है हमें, तो हमें जो वैल्यू निकल के आएगी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू हमें पता रहती है, तो हम उसको कैलकुलेट करके वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कोलरोच का पहला एप्लीकेशन। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ कोलरोच लॉ। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे हमने अभी देखा था डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वही उसका दूसरा नाम था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अब हम उसको भी कैलकुलेट इसकी मदद से कर सकते हैं। वो कैसे, एज वी नो द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट्स मैक्सिमम डिसोशिएट इट्स कंप्लीटली। मतलब कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, वो मैक्सिममली डिसोशिएट हो जाते हैं। दस जो मोलर कंडक्टेंस है आपकी वो क्या होगा, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन जो कि C है, where dissociation is not complete, we get the value of degree of dissociation of weak electrolyte। परसेंटेज डिसोसिएशन हमें सिंपली ये देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है कि कोलरोच लॉ से हम इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, कैसे, जब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जो उसकी वैल्यू है डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जब हमने एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लिया, मान लीजिए 1 मोलर, कितने भी मोलर पे हमने उसका जब मोलर कंडक्टेंस डिटरमाइन करी और डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट पे, जो इनफाइनाइट पे उसका डाइल्यूशन देखने को मिला वो, तो हम सिंपली उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला है आपका एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, C कंसंट्रेशन पे, और ये आपका है इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पे। ओके, ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड में अभी बताता हूँ, पहले हम देख रहे हैं फोर्थ लॉ ऑफ एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। सॉल्ट की सोल्युबिलिटी को कैसे पता करें हम, सॉल्ट सच एज AgCl, AgBr, BaSO4, CF2 आर वेरी लिटिल सोल्यूबल इन वाटर। ये सभी क्या है कि बहुत कम ही वाटर के अंदर डिसोशिएट होते हैं, घुलते हैं। तो क्या होता है, दीज आर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉलिड, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। जो कम लिटिल सोल्यूबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। सिंस द सोल्युबिलिटी इज वेरी स्मॉल, क्योंकि इनकी सोल्युबिलिटी बहुत कम है, दिस एक्वस सॉल्यूशन आर कंसीडर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम इनकी जो एक्वस सॉल्यूशन को जो कंसीडर करते हैं हम उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। द एक्वस सॉल्यूशन आर सैचुरेटेड, तो जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा वो सैचुरेटेड बनेगा। सिंपली तो हम उसकी मोलर कंडक्टेंस जो इनफाइनाइट पे है वही हम डिटरमाइन करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। हमें पता है मोलर कंडक्टेंस हमें क्या होती है, कप्पा डिवाइडेड बाय उसकी m into 1000, तो k डिवाइडेड बाय सोल्युबिलिटी into 1000, m इज मोलर कंडक्टेंस, मोलैलिटी और वही सोल्युबिलिटी होती है। तो सिंपली हम इस फॉर्मूले से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, सोल्युबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, तो ये हो गई इसकी फोर्थ टर्म। अब हम देख रहे हैं थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट।
अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हमें क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हमें पता चल गया है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें देखना है। और एक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट लिया A और B, डिसोशिएट विद द कांस्टेंट K, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन S। अब हमने एक रिएक्शन ली CH3COOH, उसको डिसोशिएट किया तो हमें एक केमिकल रिएक्शन देखने को मिली CH3COO माइनस और H प्लस, दोनों आयंस डिसोशिएट हो गए। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, एसिटिक एसिड है ये, तो डिसोशिएट होने के बाद क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, C कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगा। मतलब मान लीजिए आप एक कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर हम एक कंप्लीटली एक सॉल्यूशन लेते हैं, किसका, एसिटिक एसिड का। कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं उसके अंदर हम डालते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH। तो अभी यहाँ पे CH3COOH प्रेजेंट है, कितने कंसंट्रेशन पे, C कंसंट्रेशन पे। कोई कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन कर रहे हैं तो हमने अभी लेट अस अज्यूम C, मतलब इनिशियली तो वो C प्रेजेंट है क्योंकि कंप्लीटली अभी तो CH3COOH है, अभी डिसोशिएट नहीं हुआ है। पर जब थोड़ा टाइम हो जाएगा, एट T टाइम, मतलब कुछ टाइम बाद कंसंट्रेशन कम होगा क्योंकि डिसोशिएट होने लग जाएगा, और कंसंट्रेशन किसका बढ़ेगा, अब CH3 आयंस का बढ़ना बढ़ेगा, CH3COO माइनस और H प्लस आयंस का अब कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, जितना वो कम होगा। सिंपली C माइनस X, और X क्या है, दिस और दिस, मतलब इनका कंसंट्रेशन अब बढ़ रहा है और उतना ही कंसंट्रेशन इसका कम हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना होगा इसका कंसंट्रेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन C अल्फा, इसका भी वही होगा। मान लीजिए वो x की वैल्यू C अल्फा है, हमें पता है ना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, x बाय C, जितना वो डिसोशिएट हुआ है डिवाइडेड बाय उसकी कंसंट्रेशन। तो हमें इसकी वैल्यू अगर हम x की वैल्यू अगर पुट करें तो वो क्या होगी, अल्फा और C। तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करी, तो हमें देखने को मिला जो CH3COOH की कंसंट्रेशन की थी वो ये थी। अब हम जब K की वैल्यू में उसको पुट करेंगे, जब हम उसका कंसंट्रेशन देख रहे हैं, तो जो हमारा सिंपली हम जो कंसंट्रेशन निकालते हैं, ये आपका जो प्रोडक्ट होता है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है डिवाइडेड बाय हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कर देते हैं। तो हमें पता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, C अल्फा, एक इसकी कंसंट्रेशन है C अल्फा और इसकी भी कंसंट्रेशन है C अल्फा, और डिवाइडेड बाय CH3COOH की कंसंट्रेशन है ये। तो हमने जब इसकी वैल्यू पुट करी, तो हमने जब इसको कैलकुलेट करा तो हमें ये वैल्यू जाके मिली। तो हमें सिंपली K कितना मिल गया, जो कांस्टेंट है वैल्यू कितनी मिली, C अल्फा स्क्वायर। अब हमें अगर अल्फा का पता है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की, जब हम ये देखिए व्हेन A इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो क्या होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो जो अल्फा होगा वो ही सिंपली हमारा, अभी हमने देखा था पिछले टर्म में, जब हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो अल्फा हमारा क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टेंस होती है डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट पे जो हमारी मोलर कंडक्टेंस होती है। तो जब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें एक नई टर्म देखने को मिलेगी जिससे हम उस कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, किसको, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये है के, क्या है आपका, डिसोसिएशन कांस्टेंट, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आप इस वैल्यू से भी इसको डिटरमाइन कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें जब आपको कंसंट्रेशन दे रखी हो और आपको अल्फा दे रखा हो, या फिर हमें अल्फा भी कैलकुलेट करना हो, तो सिंपली हमें फॉर्मूला पता है ये वाला, और अगर हमें अल्फा पता चल गया तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, या फिर सिंपली हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कोलरोच लॉ। ओके, अब हम देख रहे हैं लास्ट फिफ्थ, क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब हम देख रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसी की मदद से, किसकी, कोलरोच लॉ का फिफ्थ एप्लीकेशन। अब आयनिक कंडक्टेंस H प्लस और OH माइनस, हमें पता है वाटर के अंदर सिर्फ दो आयंस प्रेजेंट है, H प्लस और OH माइनस। आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, फिक्स वैल्यू मिलती है हमें H प्लस की इनफाइनाइट पे ये वाली, और OH की देखने को मिलती है ये। हमें पता है कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं किसी भी चीज का, तो जो उसका मोलर कंडक्टेंस निकलता है वो फिक्स रहता है। तो जो फिक्स वैल्यू निकलती है H प्लस की आयंस की, वो 349.8 ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रहती है, और OH की रहती है 198.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हम अगर H2O की निकालें तो इस फॉर्मूले से हम सिंपली यूजिंग कोलरोच लॉ से निकाल सकते हैं। तो हम सिंपली इन दोनों को प्लस कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये रहेगी। अब अगर इसको 298 केल्विन पे ले जाते हैं तो हमारे 5.54 × 10⁻⁴
-8 इसकी कंडक्टिविटी निकल के आएगी। तो हमें अब अगर हम यूजिंग फॉर्मूला मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पे करें तो हमें पता चल जाएगा कि जो H प्लस और OH माइनस की जो कंडक्टिविटी है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी। ओके, हमें पता है, अभी हमने देखा 55.54 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, हमें इसकी जो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस पता चली वो भी 548.3, जो हमें कैलकुलेट करके निकलेगा वो निकलेगा 1.01 इंटू 10⁻⁻1। तो हमें सिंपली ये याद रखना है कि जो आपका आयनिक प्रोडक्ट होता है वाटर का वो कितना होता है 1.02 इंटू 10⁻⁻4। ओके, तो ये हो गया इसका आयनिक प्रोडक्ट। सिंपली इसको आपको याद रखना है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो हम क्लास 12th का थर्ड चैप्टर देख रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही यूज करके हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है। अब इसको हम देख रहे हैं एक क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट पे। ओके, सो फार वी हैव डिस्कस द गैल्वेनिक सेल। जैसे हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा विच इज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है वो केमिकल सेल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब रिवर्स प्रोसेस करें अगर हम, दैट इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब कि अब हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इज ऑल्सो पॉसिबल, विच इज ऑल्सो पॉसिबल, मतलब कि उसको भी पॉसिबल कराया जा सकता है। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स इज इन द मोल्टन स्टेट डिसॉल्व स्टेट। अगर जब हम उसमें से एक डिसॉल्व स्टेट में से या फिर मोल्टन स्टेट में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं देन कैन कॉज केमिकल चेंजेस। तो उसकी वजह से कुछ केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन, जब हम कोई सुटेबल कंडीशन रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मोल्टन NaCl। जब हम एक मोल्टन NaCl मतलब कि लिक्विड NaCl में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं द रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ NaN क्लोराइड गैस। जब हम एक इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं NaCl के सॉल्यूशन में तो उसमें से जो आयंस फॉर्मेशन होता है वो उसमें होता है सोडियम का और क्लोरीन गैस का। ओके, तो अब डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स मोल्टन और डिसॉल्व स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। किसकी मदद से, किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का। किसकी मदद से, जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं किसमें, एक मोल्टन स्टेट या फिर डिसॉल्व स्टेट के अंदर। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आप एक सेल देखिए, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। करंट फ्लो होगा एनोड और कैथोड्स में। जब एनोड्स और कैथोड्स से करंट फ्लो होगा तो ये एक कंप्लीट सर्किट बनाएगा और ये लिक्विड जो इसके अंदर फिल्ड है वो सॉल्यूशन के अंदर जो भी आयंस होंगे वो डिसोशिएट हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे और इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। ओके, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, द डिवाइस विच इज प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होता है जो कि एक इलेक्ट्रोलाइसिस कराता है। ठीक है, उसी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। हमने गैल्वेनिक सेल देखा था, वो क्या करता था, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को कैरी आउट कराएगा, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब इस सेल किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ये जो टैंक है इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बोलते हैं, जिसमें हम कंटेनर को टैंक बोला गया है। इट इज मेड अप ऑफ सम नॉन कंडक्टिंग मेटल लाइक ग्लास, वुड और बेकेलाइट। ये जो ग्लास है, वुड है और जो बेकेलाइट है ये सभी नॉन कंडक्टर्स होते हैं। नॉन कंडक्टर्स क्यों चाहिए, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, अगर कंटेनर भी कंडक्टर होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से भी पास होने लग जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक सॉल्यूशन के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना है। तो इसलिए हमें जो कंटेनर लेना होगा, जो टैंक लेना होगा, वो एक नॉन कंडक्टिंग लेना होगा। तो हमने उसमें क्या लिया है, ग्लास लिया है, वुड लिया है और बेकेलाइट लिया है। ओके, अब अगला क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑब्वियस सी बात है, हमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है तो इलेक्ट्रोलाइट्स तो लेना ही होगा, विच इज डिसॉल्व इन डिसॉल्व स्टेट। वो डिसॉल्व स्टेट में होना चाहिए। और हमने पढ़ा ही है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो डिसॉल्व स्टेट और मोल्टन स्टेट में ही होते हैं। अब थर्ड पार्ट जो चाहिए हमें, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, उसका सोर्स चाहिए। तो हमने उसका सोर्स ले लिया है बैटरी, बैटरी सेल जो भी ले सकते हैं हम। अब फोर्थ पार्ट क्या है, जो हमें लेना है, टू मेटेलिक रॉड्स। जो मेटेलिक रॉड्स डिप होंगी सॉल्यूशन के अंदर वो लेनी है हमें, दो
दो मेटेलिक रॉड्स की मदद से ही इलेक्ट्रोलाइसिस एक सॉल्यूशन के अंदर कैरी आउट होगा। अब वर्किंग क्या है, डिपिंग इन अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड टू द बैटरी, जो हमारी इलेक्ट्रोड हैं वो बैटरी से कनेक्टेड होंगी। दीज रॉड एक्ट एज इलेक्ट्रोड्स, और यही रॉड इलेक्ट्रोड्स का वर्क करेंगी। द रॉड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो रॉड है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगी जिसको हम एनोड कहेंगे, while negative terminal is connected to the cathode point। ओके, तो ये आपका एक डायग्राम हो गया और ये इलेक्ट्रोलाइसिस का सिंपल सा मेथड हो गया। अब हम देख रहे हैं इसकी मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोलाइसिस की मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एन इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट इनटू टू टाइप्स ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो डिसोशिएट हो जाता है दो आयंस में। ओके, द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज कैटायंस, जो हमारे पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं उन्हें हम कैटायंस बोलते हैं, while the negative charge particles are anions, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हम उन्हें एनायंस बोलते हैं। समझिए, ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है हम उसको बोलेंगे कैटायंस, और जो हमारे नेगेटिव चार्ज है हम उसको बोलेंगे एनायन। ओके, अब these आयन मूव रेंडमली इन द सॉल्यूशन। अब ये आयन डिसोशिएट हो गए तो ये सॉल्यूशन के अंदर रेंडमली मूव करेंगे। ओके, इन द सॉल्यूशन एज वेल एज इन अ फ्यूज स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि फ्यूज स्टेट में है, मतलब कि लिक्विड स्टेट में है। These electric current, when electric current is passes through the solution, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, the random movement of ion increases। जब इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ बना, उसमें से हमने करंट पास कराया, तो जो रैंडम आयन मूव कर रहे थे वो थोड़ा इंक्रीजली मूवमेंट करेंगे। They begin to move towards the positive opposite charges electrode, और जो हमारे आयंस डिसोशिएट हुए हैं अब वो अपने चार्ज के अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करने लगेंगे, मतलब कैटायंस एनोड की तरफ मूव करने लगेगा और एनायंस एनोड की तरफ मूव करना है। अब जो हमारा कैटायंस है जो कि पॉजिटिव चार्ज आए हैं, मूव टुवर्ड्स द कैथोड, जो कैटायंस है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज है। कैटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड जो कि आपका नेगेटिव चार्ज होता है, और आपका एनायन जहां मूव करेगा वो होता है आपका एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो एनायन पॉजिटिव चार्ज पे जाएगा और कैटायंस नेगेटिव चार्ज पे। क्लियर है? अब क्या होगा कि ऑन रिएक्टिंग द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, जब वो एक रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएंगे, मतलब कि कैटायंस कैथोड पे पहुंच जाएंगे और एनायंस एनोड पे पहुंच जाएंगे, तो क्या होगा, द डिस्चार्ज आइदर बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोड और बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रोड। या तो वो इलेक्ट्रोड को अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे या फिर इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो चेंजेस इनटू द न्यूट्रल, और ऐसे करके ये अपने आप को न्यूट्रल कर लेंगे। These cations take electrons from the cathode and thus undergo the process of reduction। तो जो कैथोड है, कैथोड पे क्या होगा, आपके रिडक्शन की प्रोसेस होगी, और जो आपका एनोड है, एनायंस है, वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो सिंपल सी बात है, रिडक्शन प्रोसेस कैथोड पे होगी और ऑक्सीडेशन एनोड पे होगी। तो इस मैकेनिज्म की वजह से दोनों आयन स्प्लिट हो जाएंगे और अपने एक न्यूट्रल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम, इसी स्प्लिटिंग प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ओके, तो ये इसकी मैकेनिज्म है। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ये क्या है कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइसिस की जो स्टडी है उसी पे डिपेंड किया है। माइकल फैराडे ने 1833 में इसी को, इस लॉ को आगे बढ़ाया था और बताया हमें कि इस लॉ स्टेट दैट द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। हमें सिंपली उन्होंने क्या बताया कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का जो मास है वो जो कि डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड्स पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी क्वांटिटी पे। किसकी क्वांटिटी पे, जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास की गई है। तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो फैराडे फर्स्ट लॉ वो क्या कहता है, जो मास आपने डिपॉजिट किया है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितनी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई है। तो अगर हम देखें कि अगर वेट W ग्राम लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का और उस पर हम Q कूलम हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो जो उसका W होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q के। और W को, इस प्रोपोर्शनलिटी साइंस को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना होगा जो कि होता है Z, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो W इक्वल टू ZQ। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं कि इफ द करंट इज I एम्पियर, अगर हम उसका करंट I एम्पियर पास कराते हैं और कुछ t सेकंड के लिए, तो हमें पता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी।
तो W इक्वल टू ZI इंटू टी। तो ये आपको दोनों फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। अब अगर क्या करते हैं कि कूलम 1 लेते हैं, 1 कूलम अगर इसमें चार्ज पास कराते हैं, अब 1 कूलम पास कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 एम्पियर करंट लेना होगा और t 1 सेकंड के लिए पास कराना होगा। तो हमारा जो W होगा वो इक्वल हो जाएगा Z के। तो हम क्या कह सकते हैं, द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन द करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड for 1 second or passing 1 coulomb of charge is called electrochemical equivalent। तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, वही है जो कि उसमें डिपॉजिट हुआ है कितना, जब हमने 1 कूलम चार्ज उसमें लिया है। तो सिंपली अगर हम n इंटू 96500 कूलम का इंटू करते हैं तो वही हमारा ग्राम मोलर मास ऑफ इक्विवेलेंट निकलेगा। यही वो लाइन कह रही है। तो हमारा जो 1 कूलम ऑफ चार्ज होगा वो कितना होगा, ग्राम मोलर मास डिवाइडेड बाय n इंटू 96500। एन यहाँ पे क्या है, हमारा चार्ज प्रेजेंट होना है, कितना आयन कितना चार्ज उस आयन पे प्रेजेंट है। तो जो उसका ई निकलेगा इक्विवेलेंट मास, वो क्या निकलेगा, ग्राम मोलर मास डिवाइडेड बाय एन। तो हमारा जो Z निकलेगा वो सिंपली क्या निकलेगा, E डिवाइडेड बाय 96500। हमें सिंपली फैराडे लॉ से हमें हमारा कांस्टेंट वैल्यू पता चल गई कि हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, E जो इक्विवेलेंट मास है डिवाइडेड बाय 9650। मतलब कि कितना मास उस पर डिपॉजिट होगा, हम सिंपली किससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस पे कितना चार्ज उसमें हमने दिया है और उसका इक्विवेलेंट मास क्या है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फैराडे फर्स्ट लॉ। अब फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, when the same quantity of electricity passes through a solution of different electrolytes। मान लीजिए आपका ये पहला इलेक्ट्रोलाइट है और ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें हमने सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, सेम इलेक्ट्रिक पास कराई जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। इसको दो कनेक्टेड रहते हैं आपके, तो उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। द वेट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड, मतलब कि इलेक्ट्रोड पे जाके जितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो बिल्कुल एक रेशियो में होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। वो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा उसके इक्विवेलेंट मास से। तो जो वेट डिपॉजिट होगा W वो इक्वल होगा उसके इक्विवेलेंट मास से। तो हमें W बाई ई कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलेगी। अगर हम इसको 1 देते हैं और इसको 2, तो हमें एक रेशियो देखने को मिलता है, W1 डिवाइडेड बाय WE इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय W2। अगर हम इसको चेंज करके देखते हैं तो W1 डिवाइडेड बाय W2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। ओके, हमें ये दोनों फॉर्मूले देखने को मिल जाएंगे। अब हम इसका एग्जांपल से समझते हैं कि एक सॉल्यूशन हम लेते हैं CuSO4 का। मान लीजिए ये है आपका CuSO4 और ये वाला है आपका AgNO3। तो हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ये कनेक्टेड सीरीज में है तो वेट जो Cu का डिपॉजिट होगा डिवाइडेड बाय वेट जो Ag का डिपॉजिट होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा किसके रेशियो के, Cu के इक्विवेलेंट मास के डिवाइडेड बाय Ag के इक्विवेलेंट मास से। तो हमें सेकंड फैराडे लॉ से भी ये रिलेशनशिप पता चलती है। ओके, अब आगे देख रहे हैं हम। अब हमने फैराडे लॉ कंप्लीट कर लिया है। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बीच का एक डिफरेंस। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, अब हम वापस से देख रहे हैं क्या डिफरेंस मिला। पहला डिफरेंस क्या था, इट इज अ डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल जो डिवाइस होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और हमें पता है इलेक्ट्रिकल सेल किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। सिंपल सा डिफरेंस है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, दोनों सेल डिफरेंट कंपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, किसकी मदद से, सोल्ट ब्रिज की मदद से। मतलब इसमें 2 कंपार्टमेंट का यूज होता है। और जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें सिंगल आपका एक ही कंपार्टमेंट। डॉक्स रिएक्शन अकरिंग इन अ सेल आर स्पॉन्टेनियस। तो हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो सेल के अंदर रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, तभी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करता है। और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, रिएक्शन जो होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके वो रिएक्शन को कराते हैं, इसलिए वो एक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। फ्री एनर्जी डिक्रीजेस विद द ऑपरेशन ऑफ सेल। मतलब कि इसके अंदर फ्री एनर्जी कम होती है, जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो लेस देन 0 होती है। और जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसके अंदर गिब्स फ्री एनर्जी 0 से ज्यादा होती है। फिफ्थ पॉइंट है यूजफुल वर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। जो आपका वर्क ऑब्टेन होता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से वो यूजफुल वर्क होता है, क्योंकि इसमें हमें एक वर्क करने के लिए आगे इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी से हम और भी वर्क कर सकते हैं। पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, मतलब हम एक केमिकल रिएक्शन को कराते हैं, तो अब उसके आगे हम कोई भी यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसका वर्क डन जो होता है ऑन द सिस्टम होता है। 6 पॉइंट है आपका एनोड वर्क एज ए नेगेटिव एंड कैथोड वर्क एज ए पॉजिटिव। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी हम पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कह देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड।
तो आपको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है, वो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो होता है वो एनोड जो होता है पॉजिटिव और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव। सिंपली 7th पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस एट एनोड। जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस से वो एनोड पे जाते हैं इनटू एक्सटर्नल सर्किट, फिर वो एक्सटर्नल सर्किट में जाते हैं, फिर वो कैथोड की तरफ जाते हैं। पर आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इंटर इनटू कैथोड, इसमें कैथोड में इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं, फिर वो एक्सटर्नल सोर्स में से जाते हैं, फिर वो एनोड पे सेल के पास जाते हैं। तो ये हो गया इसका 7 डिफरेंस। 8th डिफरेंस क्या है, टू सेट अप दिस सेल द सॉल्ट ब्रिज एंड पोरस पोर्ट इज यूज्ड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाने के लिए हमें एक सॉल्ट ब्रिज बनाना पड़ता है और एक पोरस पोर्ट की भी जरूरत पड़ती है, पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ना ही हमें सॉल्ट ब्रिज चाहिए ना ही हमें पोरस पोर्ट चाहिए। ओके, तो ये हो गया सिंपली इसका डिफरेंस। अब आगे देख रहे हैं हम कमर्शियल सेल। कमर्शियल सेल क्या होता है, अब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक हमने सेल समझ लिया है, अब हम उसे एक प्रोडक्शन में ला रहे हैं, तो हमें कमर्शियल सेल चाहिए, बैटरीज चाहिए। तो बैटरीज बनाने के लिए क्या होता है, एनी सेल और बैटरी दैट वी एम्प्लॉयड एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ही बैटरीज और सेल डेवलप होते हैं। The term battery is used to represent the arrangement of two or more galvanic cells। सिंपली बात है कि एक बैटरी क्या होती है, सिंपली बहुत सारे गैल्वेनिक सेल का एक अरेंजमेंट होता है, सेल्स के अरेंजमेंट से बैटरी बनती है, कनेक्टेड इन ए सीरीज। ठीक है, थ्योरेटिकली इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन इज प्राइमरली, हमें पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन से ही हम इसको कंप्लीट कराते हैं, ऑल द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फॉर बैटरी वी यूज टू कमर्शियल, हमें कमर्शियल के लिए कोई बैटरी अगर चाहिए तो हमें उसमें कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स होने चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, इट शुड प्रोवाइड पावर फॉर लॉन्गर पीरियड, जो उसकी पावर है वो बहुत टाइम तक चले। इट्स वोल्टेज शुड नॉट अल्टर, मतलब कि कुछ टाइम के बाद उसका वोल्टेज कम ना हो जाए, जब तक वो चार्ज है, जब तक वो अलाइव है, तो उसकी वोल्टेज में कोई भी फ्लक्चुएशन ना आए, वो जो वोल्टेज स्टार्टिंग में दे रहा था वही वोल्टेज वो एंड तक दे, तो हमें एक ऐसी बैटरी को कमर्शियल बैटरी कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इट शुड बी लाइट एंड कॉम्पैक्ट एज वेल एज इकोनॉमिकल, मतलब कि लाइट वेट हो, कॉम्पैक्ट हो मतलब छोटी हो, और एक इकोनॉमिकली हो मतलब इतनी महंगी ना हो कि कोई खरीद ना पाए, और इकोनॉमिकली एक अच्छी वैल्यू रखती हो। थर्ड है आपका, इट शुड बी रिचार्जेबल, और एक बैटरी होने के लिए उसको रिचार्जेबल होना जरूरी है। एक बैटरी अगर रिचार्ज नहीं होती है तो वो आपको ज्यादा कमर्शियली इतनी यूज नहीं आएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फुलफिल दिस कंडीशन कंसीडर एज कमर्शियल सेल, मतलब अगर ये तीनों पॉइंट अगर एक बैटरी अपने अंदर कंडीशन कंसीडर करती है तो वो कमर्शियल सेल कहलाएगी। अब हम इन सेल को ब्रॉडली क्लासिफाइड कैसे करते हैं, 3 पार्ट्स में करते हैं। पहला है आपका प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल, तीसरा फ्यूल सेल। पहला क्या होता है, प्राइमरी सेल में क्या होता है, दोज आर इन विच रिडॉक्स रिएक्शन अकर ओनली वंस सेल बिकम डेड आफ्टर सम टाइम। प्राइमरी सेल में सेल वर्क करता है, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है और एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते तो वो खत्म हो जाता है। तो हम उसका एग्जांपल रखते हैं ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल। उसके 2 एग्जांपल होते हैं, कौन कौन से, ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल। अगला है आपका सेकेंडरी सेल में क्या होता है, आर दोज विच आर रिचार्जेबल। सेकेंडरी सेल्स वो सेल होते हैं जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, पासिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज्ड एज ओवर अगेन, मतलब कि पोर्टेबल बैटरीज होती हैं, जैसे हमने उसका यूज किया वो डिस्चार्ज हो गए, हमने फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, वो फिर रिचार्ज हो गए, हमने उनका फिर से यूज कर लिया। ऐसी बैटरीज को हम और ऐसे सेल्स को हम सेकेंडरी सेल्स कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, इससे ये 2 एग्जांपल है सेकेंडरी सेल के। अब फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल आर दोज इन विच एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स के कंबशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अभी तक हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, और फ्यूल सेल के अंदर क्या होता है, जब हम कंबशन फ्यूल लेते हैं H2CO CH4, ये क्या होती है, कंबस्टेबल होती है, गैस होती है, इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसका यूज करते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं फ्यूल सेल। ओके, सच कन्वर्जेशन इज पॉसिबल बिकॉज कंबशन रिएक्शन इज ऑल्सो रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि कंबशन प्रोसेस भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, इसलिए हम उसको फ्यूल सेल्स में नाम देते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख रहे हैं हम प्राइमरी सेल का। प्राइमरी सेल का पहला एग्जांपल है आपका ड्राई सेल। ड्राई सेल को हम लेक्ने सेल भी कहते हैं। लेक्निक सेल क्या होता है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड सेल इज द टाइप ऑफ द ड्राई सेल। जब हम मैक्सिममली यूज करते हैं, जैसे रिमोट में, वॉचेस में जो हम यूज करते हैं, वो प्राइमरी सेल होता है, उसका कौन सा, ड्राई सेल।
इट इज एक्चुअली अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्ने सेल। कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है बहुत ही लेक्ने सेल। अब इसमें क्या होता है, इन दिस सेल एनोड कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर। जो आपका एनोड होता है, जो आपका एनोड पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक जिंक कंटेनर होता है, एंड अ कैथोड पॉइंट इज ए ग्रेफाइट रोड। ये जो आपका कैथोड पॉइंट है ये ग्रेफाइट रोड है, ग्रेफाइट रोड है, और आपका जो एनोड पॉइंट है ये वाला ये जिंक कंटेनर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज फिल्ड विद द पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। एक पेस्ट भरा होता है इसके अंदर, किसका, NH4Cl का और ZnCl2, और are surrounded by the mixture of MnO2। जो ग्रेफाइट रोड होती है वो MnO2 के एक पाउडर के साथ भरी होती है। तो ये इसका पूरा अरेंजमेंट होता है, आप इसका ड्राई सेल का डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है प्राइमरी सेल और ड्राई सेल। अब इसके अंदर रिएक्शंस क्या होती हैं वो देखते हैं। अब जो आपका एनोड है वहां पे क्या होता है, जो जिंक होता है वो डिसोशिएट हो जाता है, अपना आयन रिलीज कर देता है और एक दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। कैथोड पे क्या होता है, 2MnO2 प्लस 2 अमोनियम एक्वस सॉल्यूशन, और दो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होते हैं तो उसमें जो फॉर्मेशन होता है वो MnO2 प्लस H2O प्लस 2NH3 जो कि अमोनिया गैस होती है। ये होती है आपकी रिडक्शन प्रोसेस। तो ओवरऑल क्या रिएक्शन मिलती है हमें, जिंक और MnO2 का रिएक्शन अमोनियम के एक्वस सॉल्यूशन के साथ। तो जिंक एक्वस सॉल्यूशन मिलता है Mn2O3 H2O प्लस 2NH3। अब इसमें होता क्या है, Mn आयंस जो रहते हैं वो रिड्यूस होके Mn प्लस आयन, Mn+4 आयन +3 स्टेट में आ जाते हैं। अमोनिया जो लिबरेट होती है उसको एस्केप नहीं करने देते हैं, कंबाइंस विद द आयंस, और उस एस्केप आयन जो हमारी अमोनिया आयन रहती है वो एस्केप नहीं कर पाती है, और जिंक आयन के साथ रिएक्ट करके ये इस टाइप का एक कंपाउंड क्रिएट कर लेती है। The cell provide voltage of range 1.25 to 1.5 वोल्ट। जो इस सेल से हमें जो वोल्टेज प्रोवाइड होता है वो कितना होता है, 1.25 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट तक। The cell is form a defect that present NH4Cl slowly corrodes zinc। अब इस सेल के अंदर एक डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, NH4Cl जो रहती है वो धीरे धीरे कोरोड होती है जिंक के साथ। तो जिंक करोड्स होती चली जाती है और कंटेनर बाद में यूज नहीं हो पाता। अब दूसरा हम सेल देख रहे हैं, हमने पहला ड्राई सेल देखा, अब दूसरा है हमारा मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल में क्या होता है, इट इज अनदर ड्राई सेल अवेलेबल इन अ वेरी कॉम्पैक्ट मिनिएचर फॉर्म। जो आपने वॉचेस देखी होंगी, जो हैंड वॉच रहती हैं, उसके अंदर एक छोटा सा सेल रहता है, वो होता है आपका मर्क्यूरी सेल, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, एक मिनिएचर फॉर्म होता है। इट इज यूज्ड टू अप्लाई एनर्जी ऑफ पावर ऑफ वॉचेस, हियरिंग एड्स और कैमरा इन सच डिवाइस हम इसमें यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए जिंक मर्क्यूरी अमलगम एनोड। जो जिंक मर्क्यूरी अमलगम एक एनोड होता है और पेस्ट होता है इसमें AgO का, एंड कार्बन एज ए कैथोड। द मोस्ट पेस्ट ऑफ जो हमारा पेस्ट उसमें था, अब इसमें पेस्ट किसका लिया गया हमने, KOH और ZnO का एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब ये फिगर देख सकते हैं आप, इसमें ये एनोड पॉइंट है, ये एनोड कैप है, ये सेल ईयर है, ये कैथोड पॉइंट है, ये सेपरेट किया गया है हमने इस पॉइंट से, और यहाँ पे एक गैस्केट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम देख रहे हैं एनोड पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो आपका जिंक है जिसको हम अमलगम भी कहते हैं, वो OH के साथ रिएक्ट करके बना रहा है ZnO H2O और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और जो AgO है और H2O है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को Ag में कन्वर्ट और OH में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये रिएक्शन बार बार कंप्लीट होती रहती है। तो हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, अमलगम रिएक्ट विद AgO और ZnO एंड Ag, ये सेल प्रोड्यूस होता है। तो इससे जो हमें वोल्टेज प्रोवाइड होता है वो कितना होता है, 1.35 volt is keep at the same value throughout the cell become where reaction is no such in ion involved in a solution, those concentration are altered। मतलब कि जब तक इसके आयंस, जब तक इसमें रिएक्शन चलती रहती है तो ये एक ही वोल्टेज प्रोवाइड करता है, कितना, 1.35। ठीक है, the characteristic of the potential of the cell remain almost same throughout its life। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं और जो इसका वोल्टेज रहता है वो इसकी लाइफ तक डिटरमाइन रहता है, इतना ही रहता है। ओके, अब आगे हम देख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन हम जनरली क्या कहते हैं, जंग लगना, किसी भी चीज में जंग लगने को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। अब वो कैसे होता है वो देख रहे हैं। इट इज जनरल ऑब्जर्वेशन दैट मेटल लाइक आयरन, जो हमारे आयरन रहते हैं, कॉपर, ब्रोंज रहते हैं, इन सब में क्या लगती है, जंग लग जाती है। शो ए फिनोमिना कॉल्ड कोरोजन। इनके अंदर एक फिनोमिना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन। दीज मेटल स्लोली रिएक्ट विद द मॉइस्चर, ये रिएक्ट कर जाते हैं मॉइस्चर से और ऑक्सीजन एयर प्रेजेंट, प्रोड्यूस अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स लाइक ऑक्साइड ऑफ मेटल। अब इसमें होता क्या है, जब ये एक
एयर के साथ अपने कांटेक्ट में आते हैं तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन प्रेजेंट जो एयर में वो दोनों मिला के रिएक्शन कर लेती है मेटल के साथ और मेटल ऑक्साइड बनाने लग जाती है। कोरोजन ऑफ आयरन प्रोड्यूसिंग ब्राउन रस्ट, जब आयरन की एक रस्टिंग होती है तो हम उसको कहते हैं ब्राउन रस्ट। इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल कोरोजन। जब इंडस्ट्रियल कोरोजन का एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, आपका ब्राउन रस्ट जो कि आयरन की रस्टिंग होती है। Thus it may be defined as, अब इसको कैसे डिफाइन करा है, the process in which metal gradually changes into undesirable compound, usually oxide on exposure to the atmospheric condition like moisture, air। अनडिजायरेबल क्यों कहा, क्योंकि कोरोजन का कोई यूज नहीं है, कोरोजन के बाद वो मेटल कमजोर हो जाता है, खराब हो जाता है। तो कोरोजन एक अनडिजायरेबल कंपाउंड है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है, जो कि क्या होता है, हमेशा एक ऑक्साइड होता है, जो कि किसके मदद से बनता है, जब हमारा जो मेटल होता है वो मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो इसकी ये डेफिनेशन हो गई। आगे देख रहे हैं हम, कोरोजन इज ए बेसिकली एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। कोरोजन भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना होता है, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इट कॉजेज एनोमरस डैमेज ऑफ मटेरियल मेड ऑफ आयरन एंड लॉस इज सफरिंग बाय द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हमें मैक्सिममली ये लॉस ऑफ आयरन देखने को मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन कैन बी वेल अंडरस्टूड बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ रस्टिंग आयरन। जब हम रस्टिंग आयरन का एग्जांपल लेके समझेंगे तो हमें ये और अच्छे से समझ में आएगा। द रस्ट हैज बीन फाउंड एज द हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। जो रस्ट होती है उसमें क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, हैविंग जनरली कंपोजिशन, जो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O, मतलब कि H2O मतलब हाइड्रेशन और ये Fe2O3 क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। अब इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग क्या है, थ्योरी क्या कहती है, रस्टिंग अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ एयर। जो रस्टिंग होती है वो किसके प्रेजेंट में होती है, वाटर और एयर। द प्लेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट वेयर रस्टिंग टेक्स प्लेस एक्ट एज एनोड। जहां पे रस्टिंग होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं एनोड। दस दिस प्लेस विद द ऑक्सीडेशन अकर, मतलब जहां पे एनोड होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन अकर आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म, वहां पे आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज एट एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू द मेटल। अब वो जो एनोडिक स्पॉट से जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो मेटल के अंदर मूव करेगा, गो टू द अनदर स्पॉट ऑफ द मेटल, और वो चला जाएगा एक दूसरे स्पॉट पे। वहां पे क्या होगा, रिड्यूस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ H+, और वहां पे जाके वो ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा और H+ आयन के साथ, विच बिलीव द अवेलेबल ऑफ फॉर्म H2CO3। जहां पे जाके क्या बनेगा, H2CO3 इज फॉर्म ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इनटू वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर थी वो वाटर के अंदर फॉर्म हो जाएगी। द स्पॉट बिहेव एज ए कैथोड, और वो स्पॉट बन जाएगा आपका कैथोड पॉइंट। अब इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे मान लीजिए जो आपका वाटर ड्रॉपलेट था, वाटर ड्रॉपलेट, और यहाँ पे जो आयरन है हमारा वो टूटा हुआ है, तो ये पॉइंट आपका वर्क करेगा एनोड की तरह। अब एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और ये जाएगा कैथोड पॉइंट पे। कैथोड पॉइंट पे क्या होगा, जो आपका यहाँ पे जाके बन जाएगा रस्ट का फॉर्मेशन, और रस्ट का फॉर्मेशन कहाँ से बनेगा अब इसमें होगा क्या, जो आपका आयरन है वो कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और जो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से मिली थी वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके H2O का फॉर्म करेगा, और जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो 2H आयन निकलेंगे और ये कंप्लीटली यहाँ पे जाके रस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ये होता है कोरोजन। अब एनोड पॉइंट पे हम कंप्लीट इसको रिएक्शन से समझते हैं। एनोड पॉइंट पे हुआ हमारा 2Fe कन्वर्ट इनटू, जो हमारा नॉर्मल सॉलिड था वो एक्वस में कन्वर्ट हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज करे, तो जो हमारा EMF निकलता है वो निकलता है -0.44 वोल्ट। कैथोड पे भी सेम यही रिएक्शन होती है, डिफरेंट टाइप से O2 प्लस 4H2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिडक्शन होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, और यहाँ पे जो EMF निकलता है वो होता है हमारा 1.23 वोल्ट। कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, जब हमारा आयरन कन्वर्ट हो जाता है एक्वस फॉर्म में और H2O रिलीज करता है। अब हमारा जो आयरन रहता है, आयरन फर्दर ऑक्सीडाइज इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, F2+ से वो F3+ में कन्वर्ट हो जाता है और एक फॉर्मेशन करता है कंपाउंड का Fe2O3 का। देन हाइड्रेटेड ऑक्साइड रस्ट इज फॉर्म, और इसके साथ इसके अंदर वाटर ऐड हो जाता है तो Fe2O3 बन जाता है, और उसके साथ जब उसमें हाइड्रेशन होता है Fe2O3 प्लस H2O, तो कंप्लीटली एक रस्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हमें देखना है फैक्टर विच प्रमोट्स कोरोजन, मतलब कि कोरोजन को फैक्टर कौन कौन से प्रमोट करते हैं कि उनसे कोरोजन और होने लगती है। तो कौन कौन से, सबसे पहला मॉइस्चर एंड एयर। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में हमारा मेटल आएगा उतनी ज्यादा ही कोरोजन होगी। दूसरा पॉइंट है प्रेशर ऑफ इम्प्यूरिटीज, मतलब कि जो मेटल है बहुत इम्प्योर है, मतलब कि उसके अंदर ना ही पेंट किया गया है,
ना ही उसको अच्छे से रखा गया है। तो जितना ज़्यादा वो इम्प्योर होगा उतनी ही ज़्यादा कोरोजन में वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोरोजन यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके आगे थर्ड पॉइंट था आपका रिलेटिव ऑफ मेटल, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब जितना ज़्यादा मेटल रिएक्टिव होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी आपकी कोरोजन होने की टेंडेंसी रहेगी। जितना ज्यादा मेटल का रिएक्शन होगी उतनी ज्यादा ही उसकी रिएक्टिविटी और कोरोजन होने की टेंडेंसी रहेगी। फोर्थ पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज कोरोजन, दस सी वाटर कोरोजन अकर लार्ज एक्सटेंट। मतलब कि जब अगर हम उसको एक इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दें, मतलब उसे हम अगर सी वाटर प्रोवाइड करें तो उसकी जो कोरोजन होगी वो बहुत ही ज्यादा समय तक होगी। ठीक है, अब अगला है आपका प्रेजेंस ऑफ बैंड एंड कट्स इन द मेटल आयन। मतलब कि अगर मेटल्स के अंदर कट्स प्रेजेंट है और अगर बैंड्स प्रेजेंट है तो भी कोरोजन इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको वाटर को वहां पे एक्यूमुलेट होने का जगह मिल जाएगी। इट्स सीन दैट द कोरोजन टेक्स प्लेस फ्रीक्वेंटली बैंड कट्स स्क्रैचेस ऑन मेटेलिक सरफेस। हमने देखा है कि जहां जहां बैंड्स रहते हैं, कट्स रहते हैं, कोरोजन वहीं से जल्दी स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसको एक सरफेस और अच्छे से मिल जाती है, ज्यादा सरफेस देखने को मिल जाती है। सिक्स पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ CO2 SO2 इन एयर। अगर उस एनवायरमेंट में अगर CO2 और SO2 की प्रेजेंस ज्यादा है तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर इंक्रीज द कोरोजन पॉसिबिलिटी एक्सटेंड ऑफ द कोरोजन, तो उससे भी उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। पीएच ऑफ मीडियम, अगर हम रेट ऑफ कोरोजन लो इन बेसिक मीडियम, अगर हम उसका पीएच लो रखें, बेसिक मीडियम रखें, तो जो उसकी कोरोजन होगी वो लो होगी और हाई हो जाएगी जब उसको हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे। तो जब पीएच हाई रहेगा तो कोरोजन ज्यादा होगा, पीएच कम रहेगा तो कोरोजन कम होगा। अब हमें कोरोजन से प्रिवेंशन कैसे मिलेगा, कोरोजन से बचाए कैसे? कोरोजन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग मेथड्स। सम मेथड्स प्रिवेंट ऑफ द मेटल सरफेस ऑफ द कोरोजन आर फॉलोज। तो पहला मेथड क्या है, बेरियर प्रोटेक्शन। बेरियर प्रोटेक्शन मतलब उसको या तो हम पेंट कर दें सरफेस की, तो हमें जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर से कांटेक्ट है वही खत्म हो जाएगा। दूसरा है कोटिंग ऑफ सरफेस, या तो हम उसकी कोटिंग कर दें किसी भी पेंट से या फिर मेटल आयन को किसी ऑयल से या ग्रीस से हम उसको पेंट कर दें तो हम उसके अंदर कोरोजन नहीं होगा। लाइक बायो सिफेनॉल, इट चेक्स द कांटेक्ट ऑफ द मॉइस्चर एंड एयर। इसकी वजह से आपका जो मेटल होता है उसके अंदर कोरोजन नहीं होती। थर्ड पॉइंट है बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस इन विच मेटल इज कोटेड विद द सम नॉन कोरोसिव मेटल्स लाइक निकल एंड क्रोमियम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, आपका जो नॉन मेटल्स होते हैं, मतलब कि नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, नॉन कोरोसिव मेटल मतलब जिनके अंदर कोरोजन नहीं होता है, उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा दी जाए। अगर उस मेटल पे जो कि कोरोड हो जाता है उसके बाद वो मेटल उस एयर के और वाटर के कांटेक्ट में आएगा नहीं, तो आपका जो कोरोजन है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लास्ट पॉइंट है आपका कोरोजन कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन आपकी क्या है कि लास्ट पॉइंट है आपका कोरोजन में कि हम उसका अगर गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है, एक प्रिवेंशन मेथड है कोरोजन सी, इज टू डिप द आयरन आर्टिकल इनटू मोल्टन जिंक। अगर हम आयरन की रॉड को लें और उसको अगर जिंक में अगर आप डिप कर दें द कोटिंग ऑफ द जिंक ऑन इट, तो उससे क्या होगी कि जिंक की उसमें कोटिंग हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इन केस द मोर एक्टिव मेटल जिंक इज सर्व एज एनोड एंड गेट ऑक्सीडाइज। तो होगा क्या कि जो जिंक है वो पहले कोरोड हो जाएगा और जो हमारा मेटल आयन है वो उसमें बचा रह जाएगा। तो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो जिंक की रिएक्टिविटी है वो है -0.76 वोल्ट, पर जो हमारा आयरन है उसकी है सिंपल -0.44 वोल्ट। तो हमारा जो पहले जिंक हमारा कोरोड हो जाएगा और हमारा आयरन बचा रह जाएगा। तो उससे क्या होगा, दस आयरन रिमेन प्रोटेक्टेड एंड हेंस हैपन व्हेन इवन द क्रैक और स्क्रैच अपीयर। चाहे उस पे आप क्रैच और स्क्रैच हो जाए तो भी हमारा आयरन बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले जिंक कोरोड होने लग जाएगा। जिंक कोटिंग रिमेन्स प्रिवेंटेड ऑन द कोरोजन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड। हम पहले से ही उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करके रखेंगे जिसकी वजह से जिंक को भी कोरोजन धीरे धीरे ही होगा। ओके, अ कोटिंग ऑफ टिन कैन ऑल्सो बी मेड विच प्रिवेंटेड ऑफ कोरोजन। या तो हम उसकी कोटिंग ऑफ टिन कर दें या जिंक की कोटिंग करो या टिन की कोटिंग करो, उससे हमारा प्रिवेंशन हो सकता है। बट अ स्क्रैच और अ क्रैक विल स्टार्ट कोरोजन आयरन बिकॉज। पर अगर क्या होगा कि अगर उसके अंदर हमें कोई स्क्रैच मिलता है या फिर कोई बैंड मिलता है तो कोरोजन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है जो हमारा आयरन है उसकी जो ईएमएफ है वो ज्यादा है, पर जो हमारा टिन है उसकी तो बहुत ही कम है, -0.14 वोल्ट। ठीक है, टिन कैन बी गिव प्रोटेक्टिव टू कोपर के ऊपर अगर टिन की प्रोटेक्टिंग करे तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि कॉपर की वैल्यू थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो टिन सर्व एज ए मोर एक्टिव मेटल। तो हमारा यहाँ पे हो गया गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट जिसकी मदद से हम कोरोजन को हेल्प करते हैं। तो ये हो गया आपके कंप्लीट पॉइंट और इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।
ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो वीडियो सेक्शन में चैट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ लें। ओके, बाय।